गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। यदि आपने वो क्लास ध्यान से देखा है तो जो हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं, प्राय 100 से ज़्यादा एमसीक्यू है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। और देखिएगा कि जो हमने कराया है क्लास, उसके आधार पर जितने भी एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने आज हमने लाया है। और ये जो पिछले जो सीटेट है या टेट है, डब्ल्यूबी टेट है, इस सब एग्ज़ाम में आ चुका है। और कुछ नया एमसीक्यू भी है जो आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको सम्मिलित किया है। तो आप यदि हमारा पिछले वाला क्लास यदि अच्छा से किया है तो देखिएगा कि आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे पा रहे हैं। और इसमें कुछ जो आरटीए एक्ट जो 2009 है, जो एनसीएफ 2005 है, इसके ऊपर भी है, जिसका हमने ऑलरेडी पहले ही क्लास ले चुका हूं, तो वो भी आप लोग देख लें, जिससे आपको सुविधा हो करने में, समझने में। तो देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके ऊपर है। तो असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो किस चीज़ में वो जो कठिनाई का अनुभव करेगा? अनऑर्गेनाइज्ड होम जो है, अनऑर्गेनाइज्ड होम से आने वाला जो बालक है वो इसमें से ज़्यादा किस चीज़ का सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा? तो स्वयं पाठ को तैयार करने में, रोजगार के संदर्भ में, स्वतंत्र अध्ययन में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। इसका क्या उत्तर होगा? तो जो असंगठित घर बताया गया, जहाँ पे जिसके घर में जो कोई भी चीज़ ठीक ऑर्गेनाइज नहीं है, या जो व्यवहार है मम्मी पापा का उसका ठीक नहीं, या बच्चों के साथ ठीक से नहीं है, सब चीज़ उलट पुलट है, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं? स्वयं पाठ को तैयार करने में नहीं, रोजगार के संदर्भ में नहीं, उसका होगा स्वतंत्र अध्ययन में। ए, बी और ये सी होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अध्ययन में उसमें क्या होता है? उसको कठिनाई होती है, तो सही उत्तर होगा इसका बी। दूसरा जो क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। अनपढ़ माता पिता के बच्चों को, यानी जिसके जो बच्चा आपके क्लास में आया है उसके माता पिता नहीं जानते हैं, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, आप उस बच्चा को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, पहला। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, दूसरा ऑप्शन। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें कई सारा है ऑप्शन है। तो आप बच्चे को अंग्रेजी में बात करेंगे, जैसे बताया जाता है कि आप किसी को कोई भाषा सिखाना चाहते हैं, उसी से आप बात कीजिए। लेकिन यहाँ पे होता है कि बच्चा नहीं जानता है, उसके घर में भी अंग्रेजी का चलन नहीं है, तो डायरेक्ट आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे तो समझ ही नहीं पाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, तो हमारा समावेशी शिक्षा इसी पे, आप किसी को किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, यानी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, तो बच्चे के अनुसार ही करना होगा। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये भी गलत है। मातृभाषा में बोलने से आप बच्चे को नहीं रोक सकते हैं, रोकना तो है ही नहीं, क्योंकि बच्चे को मातृभाषा का और बढ़ावा देना है, उत्साह उसको प्रदान करना है। तो क्या होगा? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर डी जो है आपका क्या है? सही उत्तर होगा। यानी उसका हेल्प लेंगे, जो बच्चा भाषा को पहले से जानता है उसके माध्यम से क्या करेंगे? अंग्रेजी को सिखाते हैं। नेक्स्ट जो है, वे कौन से बाह्य कारक है? वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? यानी कक्षा में जो बालक की रुचि है वो कम हो जाती है, यानी रुचि नहीं लेता है बालक, ऐसा क्या कारण है? यानी बाह्य कारक बताया गया, बाहरी कारक है ये। भावना और मनोभाव है, संस्कृति और प्रशिक्षण है, बालक का दृष्टिकोण है, लक्ष्य और प्रयोजन है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? बाह्य कारक के बारे में बात कर दिया गया है। तो भावना और मनोभाव क्या होता है? बाह्य कारक नहीं होता है, उसका ये आंतरिक कारक होता है, अंदर से आता है। तो भावना और मनोभाव नहीं होगा, तो बाह्य कारक के बारे में है। संस्कृति और प्रशिक्षण क्या है? ये सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संस्कृति और प्रशिक्षण ही होगा इसका सही। तो यही बाहरी कारक जो बालक को जो किस संस्कृति से आया है और उसका किस तरह का प्रशिक्षण उसको प्रदान किया गया, इसी के अनुसार क्या हो रहा है? उसका रुचि डिपेंड करता है, यानी इंटरेस्ट डिपेंड करता है। और इसीलिए क्या करता है? कक्षा में वो यदि दूसरे रुचि से है तो वो रुचि नहीं ले पाता है पढ़ाई के मामले में। बालक का दृष्टिकोण भी नहीं होगा और लक्ष्य और प्रयोजन भी इसमें शामिल नहीं है। तो क्या होगा आपका सही उत्तर? नंबर बी। एक है कमजोर वर्ग, यानी वीकर सेक्शन है,
के बालक से तात्पर्य है, यानी कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है, क्या इसका अर्थ है यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, यानी कमजोर वर्ग के बालक किसको कहते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक यानी जिसके मम्मी पापा जो पेरेंट्स है या गार्जियन है उसकी जो आमदनी है वार्षिक आय क्या कम है, उसको क्या कमजोर वर्ग के बालक कहेंगे। या ऐसे अभिभावकों के बालक को जो वंचित यानी डिप्रिव्ड वर्ग में आते हैं, जो वंचित वर्ग से आते हैं उसको कहेंगे। या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, जो गरीबी रेखा है जो सरकार द्वारा एक रेखा बताया, इतने से कम आमदनी वाले को गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है, या इतने से ज़्यादा आमदनी हो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, एक सीमा रेखा खींची जाती है आमदनी के आधार पर। या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा वार्षिक आय की सीमा की से नीचे वर्ग में आते हैं। तो चार में से कौन होगा, कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन, हमें बता जो वीकर सेक्शन है, वंचित वर्ग है। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा नंबर इसका डी, क्योंकि ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित, जो सरकार जिसको निर्धारित किया है, जो न्यूनतम सीमा जो वार्षिक आय है उससे जो नीचे वर्ग में है उसको हम लोग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों सी और डी तो एक ही जैसा है, ये भी तो है अभिभावक और है गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, लेकिन इसमें सरकार का उल्लेख चूंकि नहीं है, किसके अनुसार गरीबी रेखा को बताएगा यह भी उल्लेख नहीं है, इसीलिए हम डी को ज़्यादा एप्रोप्रिएट मानेंगे और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी होगा। नेक्स्ट है पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। दृष्टिबाधित विद्यार्थी कहने का तात्पर्य हो गया जिसको दिखाई थोड़ा कम पड़ता है या पूर्ण रूप से दिखाई नहीं पड़ता, उसको कहते हैं दृष्टिबाधित, यानी सही से दिखाई नहीं पड़ता है। तो निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, यानी जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी उसके लिए क्या होना चाहिए, माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, या के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या के साथ दृष्टिबाधित के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी आपके कक्षा में क्या है, ब्लाइंड स्टूडेंट है, बताया गया है जो ब्लाइंड स्टूडेंट दृष्टिबाधित बच्चा है उसके लिए आप कौन सी व्यवस्था करेंगे। तो निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए, या माता पिता मित्रों द्वारा दैनिक कार्यों करने की सहायता देना चाहिए। तो इसमें से क्या करना, चूँकि वो दृष्टिबाधित है उसका हेल्प तो करना है, इसके लिए हमको उसको कुछ हेल्प करना चाहिए जिससे वो आराम से क्या करें, सामान्य बच्चों के साथ सीख सके। चूँकि ठीक से वो नहीं देख पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, श्रव्य और सीढ़ी, श्रव्य सीढ़ी मतलब जो आवाज़ निकालने वाला है, जो उसको सुनाई पड़ता हो ठीक से, आवाज़ में देख भी सकता है तो अच्छा से, चूँकि वो नहीं देख पा रहा है तो सीढ़ी उसको हम लोग क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। और सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी उसको कोई विशेष नहीं कि अलग क्लास देंगे या अलग से ये करेंगे, ऐसा नहीं है, सामान्य रूप से ही उसके साथ व्यवहार करेंगे सेम कक्षा में, और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता यानी मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता है। जो मानसिक मंदता है उसकी विशेषता क्या है, यानी मानसिक मंदता किसको कहा गया, बुद्धि लब्धि जो IQ लेवल है 25 से 70 के मध्य होना चाहिए, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, या वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, या अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना। इसमें क्या गया है, जो निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, ये चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या गया है, जो नहीं है। हम देखते हैं बुद्धि लब्धि जो है 25 से 70 के बीच, हाँ उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, मेंटली रिटार्डेड है या मानसिक, यानी उसकी बुद्धि कम है, मानसिक मंदता इसको है। धीमी गति से सीखता, आपको बताया था कि जो मानसिक मंद जो बच्चे हैं उसकी सीखने की गति बहुत ही धीमी होती है, या वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, हाँ ये कर सकता है, यानी उसका जो सही से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते अपने वातावरण के, अपने माहौल के साथ, क्योंकि उसकी गति क्या होती है, धीमी सीखने की। तो तीनों क्या है उसकी विशेषताएं हैं, यहाँ बताए नहीं है तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर डी जो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये है आपका सही उत्तर। नेक्स्ट जो है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, जो प्रोविजन में बी मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी, जो डिजेबिलिटी का जो बालक हैं उसके लिए किस तरह का शिक्षा का प्रावधान, समावेशी शिक्षा मुख्य धारा में डालकर
समाकलन द्वारा, इंटीग्रेशन, और क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से किस तरह का शिक्षा आप देंगे जिसमें डिजेबिलिटी है? मुख्य धारा में तो लाना है, ठीक है, उसको मुख्य धारा में ला करके उसको शिक्षित करना, ये भी ठीक है, लेकिन मुख्य धारा में सिर्फ लाने से नहीं होगा, उसको शिक्षा किस तरह से देना है। एक यहाँ पे दिया इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन, यानी एकत्रित करना। सिर्फ एकत्रित करने से नहीं होगा, एकत्रित तो करना है, मुख्य धारा में भी लाना है, एकत्रित भी करना है, लेकिन हम ला लिए, उसको क्लास में बैठा दिए, लेकिन उसको उस तरह से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यानी जो सुनने से बाधित है, यानी उसको ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, उसको हम सामान्य बच्चों की तरह बात कर रहे हैं तो सही तो समझ नहीं पाएगा, उसका जो कार्यक्रम जो कुरिकुलम है उसको सही से पूरा नहीं कर पाएगा, यानी शिक्षक द्वारा बताए गए बात को समझ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो व्यवस्था करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशन, यानी समावेशित शिक्षा। तो जो निःशक्त बालक है उसके लिए कैसा शिक्षा चाहिए? समावेशित शिक्षा चाहिए, यानी उसको एक साथ लाना है, मुख्य धारा में लाना है, एकत्रित करना है, और उसके अनुसार यानी उसको जो जरूरी है वो प्रोवाइड करना, तब क्या होता है वो समावेशित शिक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। फिर यहाँ से बताया गया नहीं है, यानी इसमें से जो 4 ऑप्शन से 3 क्या होगा? प्रतिभाशाली, यानी जो है जीनियस का साइन है, और एक जो है वो नहीं है। तो प्रतिभाशाली का जो संकेत क्या नहीं है? एक है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो सृजन भी होंगे, सृजनात्मक कार्य करेंगे, उसके विचार भी सृजनात्मक होंगे, अभिव्यक्ति में नवीनता वो लाता रहता है, नया नया सोच लाता रहता है, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी तो उसमें भर भर का भरा रहता है क्यूरियोसिटी। तो क्या नहीं होता है? नंबर बी जो है ये दूसरों के साथ झगड़ना, ये उसके स्वभाव में नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। जो डिसलेक्सिया जो है किससे है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया है मानसिक विकार, पठन विकार। तो मानसिक विकार मतलब क्या हो जाएगा? जो मेंटल जो रिटार्डेशन है, मानसिक विकार, इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, लेकिन डिसलेक्सिया एक्चुअली है किससे? आपका पठन विकार, पढ़ने संबंधित जो दोष है। इसमें क्या करता है? बच्चा कठिन शब्दों को उच्चारण नहीं कर पाता, यानी ये भी एक तरह का मानसिक विकार है, जिसके कारण ऐसा होता है, जिससे वो सही से सामंजस्य नहीं बैठा पाता, क्या उसने पढ़ा, कठिन शब्दों के बीच, या सही से अक्षर नहीं पहचान पाता, अक्षर को उल्टा पुल्टा करके बोलता है, 100 को वाज बोल देगा। तो ये क्या है? पठन विकार है। सही इसका उत्तर हो जाएगा नंबर सी, पठन विकार। गणितीय विकार नहीं होगा। गणितीय विकार क्या होता है? डिसकैलकुलिया को कहते हैं गणितीय विकार। कैलकुलिया आएगा मतलब कैलकुलेशन करना, गणितीय विकार। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर सी, यानी डिसलेक्सिया क्या है? आपका पठन विकार है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यानी विशेष आवश्यकता वाले बालक जो हैं, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड जो है, इसके लिए अन्य सामान्य बालकों के साथ या विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों के द्वारा। तो आपको बताया गया जो किसी भी तरह का बालक हो, किसी भी डिजेबिलिटी से ग्रसित बालक हो, उसके लिए आपको शिक्षा कैसे उपलब्ध करानी चाहिए? तो उसको है समावेशी शिक्षा, यानी सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में उसके लिए विशेष सुविधा उत्पन्न करा करके। यहाँ पे बताया गया विशेष विद्यालयों में, तो ये गलत है। विशेष विद्यालयों में हम नहीं करा सकते। यहाँ पे चूंकि बोला गया विशेष आवश्यकता वाले बालक, यहाँ पे नहीं बताया गया एकदम से। हमने बताया था कि विशेष विद्यालय किसके लिए लाना है? जो एकदम से ब्लाइंड स्टूडेंट है, उसके लिए हम अलग से एक विद्यालय लाएंगे, लेकिन बाद बाकी जितने भी तरह के डिजेबिलिटी है उसको सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना है। तो विशेष विद्यालय है यहाँ पे, तो डी नंबर आपका ऑप्शन नहीं होगा। विशेष विद्यालय यहाँ भी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी है विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के साथ, यानी अलग तरह से है जो बालक, उसके साथ, ये भी क्या होगा? ऑप्शन नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? अन्य सामान्य बालकों के साथ, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है उसको जो सामान्य बालक हैं उसके साथ ही क्या करना है? आपको शिक्षा प्रदान करना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, एक विद्यार्थी क्या है? बुद्धिमान है। तो
तो आप उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो एक बुद्धिमान जो विद्यार्थी है, जो प्रतिभाशाली है, बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें से उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। ऐसा करके उसका कोई हेल्प होने वाला नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या आपका नहीं है, सही नहीं है। जैसे वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुरूप, ये सही है। जैसे अधिक प्रगति कर सकता है यानी बुद्धिमान है तो उसे और अधिक ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्या करता है, अपना पाठ्यक्रम बहुत जल्दी पूरा कर लेता है, कोई भी समस्या का समाधान जल्दी कर लेता है, तो उसे और भी जानकारी चाहिए। तो उसके प्रगति में जितने भी आप काम कर सकते हैं उसके प्रगति के लिए वैसे ही आप उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ये आपका क्या है, सही उत्तर है नंबर सी। उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, होमवर्क ज़्यादा नहीं देना है, होमवर्क तो कुछ बच्चों को देना ही नहीं है प्राइमरी लेवल पे। उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, क्योंकि सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे तो एक साथ आप सभी छात्रों को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बताया गया कि ये क्या है, बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान है तो क्या करेगा, बहुत जल्दी वो ज्ञान अर्जन कर लेगा, या बहुत जल्दी जो आधा घंटा का काम है देखा गया वो 5 या 10 मिनट में कर रहा है, तो बाद बाकी समय वो क्या करेगा। इसीलिए उससे प्रगति करने के लिए आप अलग से उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो ये क्या है, आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर सी। एक ही साथ एक ही कक्षा में उसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। यानी बताया गया जो समस्या के अर्थ को जानना है, उसके बाद वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह किसकी विशेषता है, प्रतिभाशाली बालक की, सामान्य बालक की, सृजनशील बालक की, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या होगा, आपको जब बताया था कि जो विशेषताएं बहुत सारे बालकों, प्रतिभाशाली बालक है, सृजनशील बालक है, जो विकलांग बालक है, मंदबुद्धि बालक, सभी के हमने बहुत सारी विशेषताएं बताया था। उसी में से ये दिया गया है कि विशेषताएं, तो ये सारे गुण किस में आते हैं, ये सारे गुण आते हैं प्रतिभाशाली बालकों में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए। विशेष शिक्षा संबंधित है, यानी विशेष शिक्षा से यहाँ किससे संबंधित है, मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। यानी किसके लिए विशेष शिक्षा का यहाँ पे या स्पेशल एजुकेशन किससे रिलेटेड है। तो स्पेशल एजुकेशन जो है तो मेधावी विद्यार्थी नहीं होगा, जो उसके लिए विशेष शिक्षा नहीं लाना है। कम योग्य विद्यार्थी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या अध्यापकों के लिए, अध्यापक के लिए जो है ये भी नहीं होगा, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थी यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विद बैकग्राउंड इंटेलिजेंस, या एजुकेशन प्रोग्राम फॉर लेस एबल स्टूडेंट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर बी, कम योग्य। यानी क्या होगा, कम योग्य यानी एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर लेस एबल स्टूडेंट्स, यही है जो विशेष शिक्षा। इसके बाद है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। फिर से प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है। इसके बारे में स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। यानी जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, बहुत प्रतिभाशाली हैं, वो क्या करेंगे, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं नहीं, वो क्या है, सभी के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, अच्छा से बात करते हैं, तो अंतर्मुखी नहीं हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, ऐसा भी नहीं है। जो प्रतिभाशाली है वो अपनी बात को सही तरीक़ा से रख पाता है, सही तरीक़ा से प्रस्तुत कर पाता है। तो ये भी क्या है, आपका ऑप्शन भी गलत है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। नंबर सी जो है क्या है, सही है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, शिक्षकों के साथ क्या करते हैं, अच्छा से बात करते हैं, मेल जोल रखते हैं, उससे पूछते हैं, ऐसा सही है। तो क्या होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए ऑप्शन सी जो है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ये सही है। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, यानी वह 100 को वाज पढ़ता है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो 100 और वाज है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, वो किस चीज़ से ग्रसित है, शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया और डिसलेक्समिया है,
डिस्फॉर्मिया है या डिसलेक्सिया है। तो इसमें जो है बताया गया कि वो सही से क्या कर रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि सही से लिख नहीं पा रहा है, सिर्फ यहाँ पे होगा तो इसका मतलब देख रहा है और अंतर नहीं कर पाए, नहीं इसका क्या है, पठन संबंधी विकार है। और पठन संबंधी विकार यानी पढ़ने संबंधी जो रीडिंग है उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। क्या बताया गया, शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। यदि आपको विकलांग बालक बोले तो सिर्फ शारीरिक विकलांगता इसमें नहीं आएगा, विकलांग बालक में हर तरह के बच्चे आएंगे जो उसका यदि सुनने का यदि है प्रॉब्लम, देखने का प्रॉब्लम है, बोलने का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का हाथ से लिखने का प्रॉब्लम है, पैर से चलने का प्रॉब्लम है, तो विकलांग बालक में आपके सारे तरह के विकलांग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा, यानी शिक्षिका जो है क्या कहेंगी उसके लिए, कौन सा जो सेंटेंस है उसका प्रयोग करेंगी। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, क्या ऐसा बोलना चाहिए कि पोलियोग्रस्त बच्चे क्लास में है, शारीरिक विकलांग है, पोलियोग्रस्त बच्चे हैं, तो बोलेंगे जो पोलियोग्रस्त बच्चा है वो गाना गाएंगे, ये गलत बात है। यदि हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो क्या होगा, उसमें हीन भावना की उत्पत्ति होगी, यानी बच्चे क्या करेंगे, सही से अपने आप को व्यक्त नहीं करेंगे। ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। पहिया कुर्सी वाले यानी उसके लिए आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया जो उसको नीचा दिखाता है कि वो सामान्य बालकों की तरह नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, बी का नहीं होगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ऐसा भी आपने, एक तो आपने शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे बता दिया, यानी आप बता रहे हैं कि आप में कुछ कमी है, बच्चे को आप दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, यानी शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी एक बताएगा कि वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं कक्षा में, इसका मतलब बाद बाकी बच्चों का बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया और उसे कक्षा में ही आप रख दिए हैं, तो क्या होगा, उससे जो उसका पता चलेगा कि नहीं वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, यानी हीन भावना उत्पन्न होगा, आप ऐसा भी नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, गलत है। ऐसा बोल सकती है कि जैसे उसका नाम मोहन है, तो मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, यहाँ पर नहीं करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए लिखा रहेगा क्यों नहीं करते, तो ऐसा बोल सकते हैं मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, यानी हम उसे बोल सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी जा सकते हो, आप भी खेल के मैदान में क्यों नहीं जाते हो, अन्य बालक भी गया है, इससे उसे लगेगा हाँ मैं भी सामान्य बालक की तरह मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ, तो इससे उसका मनोबल बढ़ेगा और वो भी जाएगा। यहाँ पर भी यूज किया है लेकिन बोला है बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो इसको और क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी। नंबर डी जो है क्या हुआ आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बताया गया है क्या होना चाहिए, तो अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, ये गलत है ऑप्शन। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, यानी ये क्या है, नंबर बी जो है आपका क्या है सही उत्तर है। यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो साधारण जितने भी विद्यालय हैं, बहुत कम ही ऐसा विद्यालय होगा जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो या अन्य तरह के विद्यार्थी जो विकलांग विद्यार्थी उसके लिए उसी तरह से उसको शिक्षा प्रदान की जा रही है, ऐसे बहुत कम विद्यालय मिलते हैं। ज़्यादातर विद्यालय जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं उसमें ऐसी व्यवस्था ही नहीं होती कि ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक मदद किया जा सके, उसके जीवन पथ पे आगे प्रगति करने के लिए उसको हेल्प किया जा सके, तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, नंबर बी। डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है, मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा या बी और सी का संयोजन, यानी बी और सी दोनों के कारण। जो प्रतिभाशाली है, जो जीनियस है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका आनुवंशिक पे और वातावरण दोनों पे डिपेंड करता है, यानी हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है जो आनुवंशिक लक्षण है, यानी जब आपने किया था जो हेरिडिटी का क्लास किया था जो इन्वायरमेंट का जो वातावरण के ऊपर है,
तो उसमें देखा था कि दोनों पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी यदि माता पिता क्या हैं, बहुत बुद्धिमान, तो ज़्यादातर इसकी संभावना होती है कि उसके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। और उसके बाद वातावरण भी उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। जिस वातावरण में बच्चा पल रहा है, उस वातावरण का, जिस संस्कृति में, जिस समाज में, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो प्रतिभाशालीता यानी जो जीनियसपन का जो गुण है उसके भीतर, वो बी और सी दोनों पे, यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी जो है क्या है आपका सही उत्तर, यानी बी और सी का संयोजन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस में लागू नहीं होता, तो निःशक्त बच्चे पे, निःशक्त बच्चे पर तो लागू होता है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को इस पे लागू होता है। 6 से 14 साल के बच्चे को तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है सभी बच्चे को। 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे को, तो ये होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर सी। यानी जो 2009 है अधिनियम RT एक्ट 2009, 14 से 18 साल के बच्चे उसके ऊपर ये लागू नहीं होता। उसमें उल्लेख किया गया सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। बच्चों की नियमित उपस्थिति ये भी नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। यहाँ पे दोनों बता गया है, सी डी, डी को सी कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या होगा वो मलेरिया से नहीं। मलेरिया तो मच्छर काटने से जो बीमारी होता है उसे कहते हैं, तो मलेरिया नहीं होगा, ये पढ़ने संबंधी बीमारी नहीं है। डिसलेक्सिया है, फाइलेरिया है, टाइफाइड है, ये भी क्या है, शारीरिक बीमारी है जो मच्छर या किसी अन्य कारण से होता है। सही क्या हो जाएगा इसका, डिसलेक्सिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसलेक्सिया। चूंकि यहाँ पे पढ़ने का भी बताया गया और लिखने का भी बताया गया, तो चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, डिसलेक्सिया ही एक ऑप्शन है जो पढ़ने संबंधित जो विकार है, डिजेबिलिटी है, अतः आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर बी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, यानी पिछड़े बालक बताया गया, बैकवर्ड क्लास के बालक जो है किसे कहते हैं, जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो या उपयुक्त सभी। तो पिछड़े बालक जो बैकवर्ड क्लास के बालक है उसका जब आप विशेषता देखे होंगे तो क्या देखा होगा, जो उसका सीखने का गति क्या होता है, धीमा होता है, ए ऑप्शन राइट है। इसकी बुद्धि लब्धि यानी गति धीमा यानी मंद बुद्धि भी होता है, तो 80 से 90 के बीच जो उसका IQ लेवल होगा ये भी सही है। और मानसिक रूप से क्या होता है, अस्वस्थ या असमायोजित होते हैं, तो तीनों सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन इसका राइट है। एलेक्सिया है, एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। हमने यहाँ पे पढ़ा था डिसलेक्सिया, यहाँ पे हमने क्या देखे, डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से, रीडिंग डिजेबिलिटी जो है पढ़ने से समझता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, जो शुरू से हो सकता है, बचपन से हो सकता है, जिसके कारण अनुवंशिक हो सकता है, उसको कहते हैं हम लोग डिसलेक्सिया। तो एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया जो बाद में उत्पन्न होता है, किसी कारण से बच्चे को दिमाग में चोट लग गया, इंजरी हो गया, जिससे उसका क्या होता है, सामंजस्य, जो उसका ब्रेन है सही से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, तब क्या होता है, जो पढ़ने संबंधी विकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलेक्सिया कहते हैं। यानी क्या, ये एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है, एक्वायर्ड डिसलेक्सिया को हम लोग कहते हैं एलेक्सिया। तो ये कैसा होगा, पढ़ने की अक्षमता, यानी नंबर ए जो है आपका 22 का नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। यानी जो NCF 2005 में है उसमें भाषा के लिए क्या बात बताया गया कि एक भाषा के ऊपर है, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा के ऊपर यह आधारित है। इसमें बताया गया है NCF 2005 में बहुभाषा, यानी क्या है, बहुभाषा के ऊपर ध्यान दिया गया, जितने भी है जो मल्टी लैंग्वेज के ऊपर। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, जो साइजॉइड वर्ग है इसमें कैसे बालक को रखा था, मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली बालक। जो साइजॉइड वर्ग होता है क्या होता है, ये अच्छे बालक, स्वस्थ बालक, बुद्धिमान बालक, प्रतिभाशाली बालक। यहाँ पर मोटे, स्वस्थ तथा लंबे है ये भी आ जाएगा, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले ये भी आएगा, दुबले पतले नहीं आएगा, और सिर्फ प्रतिभाशाली बालक है ये नहीं आएगा।
लेकिन इसमें जो साइजॉइड शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह है प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले ज़्यादातर बालक क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो चूंकि बी क्या है, ज़्यादा एप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको देखना होगा वहाँ पे आपका प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि वाला ऑप्शन नहीं है, तब क्या होगा, मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले बालक आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले ऑप्शन भी मौजूद है, तो आपको ये नंबर बी क्या है, सही है। इसके बाद है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रेन कम्स अंडर स्पेशल चिल्ड्रेन। स्पेशल चिल्ड्रेन में कौन सा आता है, बैकवर्ड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताया यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक, यानी पिछड़ा बालक है, प्रतिभाशाली है, मंदबुद्धि है, ये सभी है। हमने आपको बताया विशिष्ट यानी स्पेशल क्या होगा, ये सभी बालक आता है, विशिष्ट है, एक अलग तरह का है, सामान्य नहीं है। यानी पिछड़ा बालक भी विशिष्ट है जो सामान्य बालक नहीं है, प्रतिभाशाली बालक भी है, प्रतिभाशाली भी सामान्य बालक से अधिक बहुत तेज होता है, तेज दिमाग चलता है, बहुत जल्दी समस्या का समाधान कर लेता है, ये भी विशिष्ट बालक है, स्पेशल स्टूडेंट्स है। मंदबुद्धि बालक ये भी विशिष्ट है क्योंकि सामान्य नहीं है, सामान्य बालक से ये धीमी गति से सीखता है, इसका IQ लेवल कम होता है। ये तीनों आता है किसमें, विशिष्ट बालक में। अतः आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है अपराधी बालक, जो डेलिंक्वेंट चाइल्ड है कौन होते हैं। अपराधी बालक किसे कहते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अपराधी बालक किस तरह के, जो असामाजिक कार्य से में लिप्त होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपराधी बालक कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए। तो अपराधी बालक की शिक्षा कहाँ देना है, अपराधी बालक का शिक्षा भी हमको सामान्य बच्चों के साथ ही देना है। ऐसा क्वेश्चन है तो उसका उत्तर यही होगा, सामान्य बालकों के साथ ही देना है। उसको मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो काउंसलिंग करेंगे, लेकिन सामान्य बच्चों के साथ ही क्या करेंगे, उसका शिक्षा होगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, यहाँ बताए शारीरिक रूप से अक्षम है डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिस्थीमिया। तो यहाँ पर देखें पहला क्या है, जो शारीरिक है, जो फिजिकली चैलेंज है, उसे क्या होगा, डिसकैल्कुलिया क्या है, डिसकैल्कुलिया है आपका मैथ से संबंधित प्रॉब्लम जो होता है, गणित करने में जो आपका असुविधा होता है उसे कहते हैं। तो ये क्या हो गया, शारीरिक नहीं हो, ये मानसिक हो गया क्योंकि माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया है, उसके बाद है डिसग्राफिया है और डिस्थीमिया है। डिसग्राफिया जो है, ग्राफिया ये क्या, लिखने से संबंधित बीमारी है, बीमारी नहीं कहेंगे इसको, डिजेबिलिटी कहेंगे। तो डिसग्राफिया लिखने से, लिखना मतलब किस पे करता है, हाथ पे है, तो हाथ क्या है, शरीर का ही अंग है, तो शारीरिक ये हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया, यानी होगा शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे क्या होते हैं, डिसग्राफिया। और डिस्थीमिया क्या है, डिस्थीमिया क्या होता है, तनाव से संबंधित होता है, यानी किसी भी कारण से यदि आपका तनाव हो रहा है, एग्जाम के बर्डन के कारण हो या नौकरी पेशा के कारण हो या घर समाज के किसी कारण से, वो क्या हो जाएगा आपका डिस्थाइमिया। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, नंबर सी, डिसग्राफिया। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, जो सृजनात्मक उत्तर क्या आवश्यक है, जो क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर्ड, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, ओपन एंडेड क्वेश्चन से, हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम चाहिए, डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए। कैसा चाहिए, सृजनात्मक उत्तर आपको चाहिए। सृजनात्मक उत्तर यानी बच्चे खुद से क्या करें, इसका उत्तर दे दे, या बहुत सारे उत्तर हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी बी नंबर सही, ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब आप क्लास में ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसका बहुत सारे आंसर हो, यानी सभी बच्चे उसका उत्तर से सोच के उसका उत्तर देंगे। जैसे हमने बताया था, मान लीजिए पॉल्यूशन किस कारण से होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, तो इस कारण से पॉल्यूशन होता है, गाड़ी के कारण से होता है, फैक्ट्री के कारण से होता है, धूला से होता है, झाड़ू मारने से होता है, बहुत कारण से होता है। तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होता है, सृजनात्मक होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर बी। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया गया नहीं करना चाहिए, यानी 4 में से क्या होगा, 3 सही होगा और एक जो गलत है वही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा।
तो प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। तो क्या नहीं करना है, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। तो बताया है क्या नहीं करना है। यहाँ पे चूंकि क्या है, अलग करने का बात कहा गया है। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें अपने समकक्षों से अलग करना। और समावेशी शिक्षा में आपको क्या बताया गया कि विशेष अध्ययन के लिए भी आपको उसी क्लास में रह के भी विशेष अध्ययन कराना है, लेकिन अलग नहीं करना है। तो अलग नहीं करना है तो यही उसका क्या हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर है। यहाँ पे बोला है अलग करना, तो नहीं है तो क्या होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। सृजनात्मक शिक्षार्थी क्रिएटिव लर्नर वह है जो, यानी सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, पार्श्व चिंतन यानी लैटरल जो चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। जो सृजनात्मक होता है तो इसमें से गुण तो है उसमें, लेकिन कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जो सृजनात्मक और ड्राइंग या पेंटिंग हो सकता है दूसरे कारण से वो क्रिएटिव हो, या ड्राइंग और जो पेंटिंग करने वाले बच्चे हैं वो भी सृजनात्मक होते हैं, लेकिन सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग करने बच्चे ही सृजनात्मक नहीं है। तो सृजनात्मक में यहाँ पे है तो बहुत सारे उसका आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं है। पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, आपका ऑप्शन सी क्या है, सही होगा। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाए तो सृजन नहीं कहलाएगा, और बहुत बुद्धिमान है ऐसा भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, नंबर सी। नेक्स्ट है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यक है। यह कथन क्या हो सकता है, ये कथन क्या है जो बताया, जो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो बताया गया जो उसका स्वस्थ होना, उसका जो स्वस्थ है, तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उसका जो अलग तरह का जो विकास है वो भी सही तरीके से होगा। यदि बच्चा का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका जो अलग तरह का जो दूसरे विकास हैं, डेवलपमेंट है, वो भी बाधित होगा। तो जो यहाँ पे गलत ऑप्शन है वो तो गलत ही होगा कि ये ऑप्शन इसका ये नहीं होगा। तो दो ऑप्शन है, एक है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। यहाँ पे बताया सबसे पहले स्थान पर शारीरिक विकास आता है, ये भी क्या है, ऑप्शन सही नहीं है। तो सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर सी। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। विशेष विद्यालयों में जो बताया गया, जो आपका जो निःशक्त बच्चे हैं उसके लिए शिक्षा कहाँ होना चाहिए, विशेष विद्यालयों में या मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जो विद्यालय उसमें, या नियमित विद्यालयों में। तो किसी भी तरह का विद्यालय हो, हमने आपको बताया किसी भी तरह का डिजेबल पर्सन है उसके लिए जो शिक्षा होगा वो सामान्य स्कूल में ही कराना है। तो विशेष विद्यालय यहाँ पर नहीं आएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी। नियमित विद्यालयों में यानी रेगुलर जो स्कूल है उसमें ही आपको क्या करना है, उसका शिक्षा करवाना है। तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर इसका डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। सृजनशीलता यानी जो क्रिएटिविटी है उसका इसमें से तत्व क्या नहीं है, क्रिएटिविटी। तो पहला है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता और क्या है, लचीलापन। तो क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए, मौलिकता चाहिए, लचीलापन भी चाहिए और धारा प्रवाहिता भी चाहिए। तो क्या है, अनुशासन इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अनुशासन जो है जो क्रिएटिविटी से मैच नहीं करता, जो क्रिएटिविटी की जो विशेषता हमने आपको बताया था उसमें अनुशासन शब्द नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या है, अनुशासन। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता को क्या कहते हैं।
यानी जन्म के समय, जन्म लेते समय बच्चे को चोट लग गया, या भ्रूण के समय बच्चे के किसी तरह का विकार उत्पन्न गया, दिमाग में चोट लग गया, इसके क्या कहेंगे? जैविक मंदता, आकस्मिक मंदता, पारिवारिक मंदता, चिकित्सा मंदता। तो चिकित्सा मंदता नहीं कहेंगे, चिकित्सा के कारण ये नहीं हुआ। पारिवारिक मंदता नहीं कहेंगे, परिवार के कारण भी ये उत्पन्न नहीं हुआ जो बाद में है। आकस्मिक में लिखेंगे क्या है? जैविक, क्योंकि जन्म के समय से हुआ है, बायोलॉजिकल है, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको? बायोलॉजिकल रिटार्डेशन या जैविक मंदता इसे हम लोग कहते हैं, जो जन्म के समय या भ्रूण के समय बच्चे के दिमाग पर चोट लग जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। यानी विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण इसमें से क्या है? जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी है तो मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और क्या है? ऑटिज्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? जो है एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी, यानी लर्निंग डिजेबिलिटी यहाँ पे बोला गया है। तो लर्निंग डिजेबिलिटी, मानसिक मंदता जो है ये लर्निंग डिजेबिलिटी नहीं है। तो इसमें क्या दिया? डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी जो है क्या है? जो स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी है वो क्या है? वो डिसलेक्सिया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित जो है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, चिल्ड्रेन है, क्या करेंगे? जो सही से श्रवण मतलब सुनना, जो कान से नहीं सुन पाता है सही तरीका से, श्रवण बाधित है। ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या ये सभी करेंगे। तो पहला ही क्या दिया है? ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो ब्लाइंड स्टूडेंट होता है उसके लिए। तो आपका ये गलत है। कोडिंग लैंग्वेज जो सांकेतिक भाषा है, जो कान से नहीं सुन पाते उसको हम इशारों में, सांकेतिक भाषा में बताएंगे, कोडिंग लैंग्वेज में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी सही है। इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? कोडिंग लैंग्वेज। और ये क्या? ये सभी वाला ऑप्शन भी गलत है ये। तो यहाँ पे बी और सी सही है। यंत्र, इंस्ट्रूमेंट जो सही से नहीं सुन पाता है तो इसके लिए हम यंत्र भी लगा सकते हैं, जाकि वो ध्वनि वाला यंत्र जो है वो सही से सुन सके। लेकिन ज़्यादातर अप्रोप्रिएट क्या होगा? सांकेतिक भाषा, क्योंकि यहाँ बताया गया यूज टू टीचिंग हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। तो हो गया आपका नंबर बी सही उत्तर है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी प्रतिभाशाली क्या नहीं? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन और कौतूहल। तो ये पहले भी एक क्वेश्चन क्या था, थोड़ा अलग टाइप का, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, अभिव्यक्ति में अनूठापन होना चाहिए। तो फाइटिंग विद अदर्स क्या है? ये गुण क्या है? नहीं होना चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों में। और क्रिएटिविटी का गुण तो होना ही चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका नंबर बी क्या है? सही उत्तर है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसमें। नेक्स्ट है, समन्वित शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिवृत्तिगत एटीट्यूड परिवर्तन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको समझने का है कि इसका क्या उत्तर होगा। जो आपका समावेशित शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन है, किस पर डिपेंड करेगा? समुदाय के समर्थन पर, सपोर्ट ऑफ ए कम्युनिटी, कम्युनिटी के समर्थन पर ये डिपेंड नहीं करेगा। कम्युनिटी कितना भी समर्थन कर ले, क्लासरूम में क्या हो रहा है, शिक्षक क्या कर रहा है, किसी को कैसे पता चलेगा? सभी क्लासरूम में तो कैमरा लगा हुआ नहीं है जो सभी कोई देखेगा बाद में कि हाँ शिक्षक ने क्या किया। कम्युनिटी के समर्थन पर ये क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है ज़्यादातर। हालांकि कम्युनिटी का समर्थन चाहिए, लेकिन यहाँ पर बताया गया है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, यानी अच्छा पाठ्य पुस्तक ही रहेगा तो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। पाठ्य पुस्तक तो अच्छा चाहिए, आपका टेक्स्ट बुक जो अगर चाहिए जो अच्छा चाहिए, लेकिन उसको यदि हम सही से डिलीवर नहीं करेंगे, बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षण अधिगम की कितना भी ऑन द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कितना भी अच्छा हो, क्लास बोर्ड में अच्छा सा डिजिटल लगा लिए, बोर्ड लगा लिए, सब कुछ लगा लिए, फैन है, एसी सब लगवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बच्चों को अच्छा से व्यवहार नहीं कीजिएगा, बच्चों को अच्छा से समझाइएगा नहीं,
तो बच्चे का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो समावेशी वो नहीं कहलाएगा। तो क्या होगा, शिक्षक में अभिवृत्तिगत एटीट्यूशनल परिवर्तन पर, यानी शिक्षक का, इसका सही उत्तर होगा नंबर डी। यानी समावेशी शिक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है टीचर, यानी टीचर जो समावेश कर रहा है, यानी जो बच्चों को डिलीवर कर रहा है, बच्चों को किस बच्चे के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सामना वही कर रहा है बच्चों से, वही समझ रहा है कि किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ये शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, शिक्षक का जो एटीट्यूडनल परिवर्तन है इसके ऊपर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर डी। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी, ये होता है आपका अपसारी चिंतन, जो है आपका अपसारी चिंतन से क्या है, रिलेटेड है। नेक्स्ट है, जो जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह बताया कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित, जो देखने में सही से सक्षम नहीं है, कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में, ग्रुप एक्टिविटी में शामिल करती है, तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। तो समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करना, क्या ये गलत वर्ड है, सही अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ये सही लग रहा है। सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है। सहानुभूति क्या है, नहीं लाना है, इससे क्या होता है, हीन भावना क्रिएट होगा कि सब हमारे प्रति सहानुभूति प्रस्तुत कर रहे हैं। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रहा है, तो तनाव नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या कर रहे हैं, सभी के साथ गतिविधि में शामिल कर रहे हैं, उससे और अच्छा लगेगा, वो भी कर पाएगा सभी के साथ मिल करके, सहयोगिता प्राप्त करके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं। कौन सा, दृश्य श्रव्य, देखने और सुनने लायक जो है, शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। वे शिक्षक को आराम देते हैं। तो इस तरह का गतिविधि क्या शिक्षक को आराम देने के लिए है, नहीं, गलत, ऐसा नहीं है, आराम के लिए नहीं करना है। ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सिर्फ आकलन को, असेसमेंट को नहीं। वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, विभिन्नताएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। इट प्रमोट्स लर्निंग यूजिंग मैक्सिमम सेंसेस, यानी क्या है, दृश्य है, श्रव्य है और शारीरिक गतिविधि है। तो क्या हो जाएगा, जो अधिकतम इंद्रियों का, सेंसेस का जो है संवर्धित करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य, कुंठा का सामना करते हैं? जो श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे, श्रवण ह्रास मतलब हो गया आपका जो सुनने में, अक्षम है। व्हाट आर द मेन फ्रस्ट्रेशंस चिल्ड्रेन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम? जो सुनने में अक्षम होता है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या इसका सही है। चूंकि वो सही से सुन नहीं पाता है, तो जब सुन नहीं पाएगा सही से, तो सामने वाला क्या पूछ रहा है उसको क्या सही से जवाब नहीं दे पाएगा। तो संप्रेषण करने में तथा सूचनाओं को बांटने में, उसका आदान प्रदान करने में वो क्या करता है, अक्षमता अनुभव करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, तो देखेंगे जो निजी कोचिंग कक्षा है ये क्या है, हमारे शिक्षा व्यवस्था है उसके अनुसार ये गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, अलग नहीं करना है, समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, ये क्या है, सही है। यानी बार बार उनकी परीक्षा होगी, ये भी क्या है, अगर बार बार परीक्षा लेंगे तो क्या होगा,
प्रतिभाशाली विद्यार्थी की जो क्षमता है या वो विकसित कर पाएंगे? नहीं, बार बार परीक्षा लेने से वो क्षमता विकसित नहीं, परीक्षा तो बार बार हम उससे आकलन करते हैं कि वो कहाँ तक शिक्षण कर पाया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बी। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, यानी शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार है जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। कौन सा है? विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होता है। यानी द टाइप ऑफ पेडागोजी विच रिक्वायर्स स्पेशल एजुकेशन इज गिवन टू स्पेशल पीपल, इज गिवन टू पर्सन्स विद डिजेबिलिटी, इज गिवन टू इंटेलिजेंट पर्सन्स, या इस्टेब्लिश्ड बाय द लोकल हेड। यहाँ पे पहले बताया गिवन टू स्पेशल पीपल, यानी विशिष्ट लोगों को दी जाती है, ये गलत है। स्पेशल एजुकेशन तो है, यानी आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ स्पेशल है, यहाँ भी स्पेशल है तो नहीं होगा। विशिष्ट लोगों को ये नहीं दिया जाता है समावेशी शिक्षा जो है। इज गिवन टू पर्सन विद डिजेबिलिटी, यानी हाँ ये सही है, यानी समावेशी शिक्षा जो किसके लिए है? समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों के साथ जो विकलांग बालक है, विकलांग कहने से सिर्फ जो हाथ पैर से विकलांग उससे नहीं कहा गया, यहाँ पे मंद बुद्धि को, प्रतिभाशाली को, क्रिएटिविटी जो सृजनात्मक बच्चे सभी को विकलांग कहा गया, मतलब एक साथ सभी को। तो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। इसका सही उत्तर होगा बी। इज गिवन टू इंटेलिजेंट पर्सन, सिर्फ बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, ये भी गलत है। और इस्टेब्लिश बाय द लोकल हेड, इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, ये दोनों ऑप्शन गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता? कौन सा जो संकेत है जो बोल रहा है दृष्टिबाधित, जो सही से देख नहीं पाते हैं, उसको सूचित नहीं करता है? Which of the following signs does not indicate the problem of blindness in children? क्या है? दिशा निर्देशन के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही होगा नंबर ए, दिशा निर्देशन के अनुसरण में समस्या, प्रॉब्लम्स इन फॉलोइंग डायरेक्शंस। वाक बाधित यानी बोलने में अक्षमता, बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको किस तरह से? कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, या मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। यानी जो वाक बाधित है, जो स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, यानी जो कक्षा में वो क्या करेगा, अपने विचार को प्रदर्शित कर सके, बोले, उसको क्या करना है? मोटिवेट करना है, प्रोत्साहन प्रदान करना है। इससे क्या करेगा? वो और बोलेगा, जिससे क्या होगा? उसका बोलने की जो स्पीड है, या बोलने का जो गति है, या उसका स्पेलिंग है, जो भी है शब्द है, शब्द में क्या होगा? सुधार होगा, बोलने की गति में सुधार होगा। सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, या उनके द्वारा कथित गलतियां सुनने में सहायता, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। मूल्यांकन के लिए भी विशेषज्ञ के पास भेजकर, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरण या अनुसरण करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक इसमें से कौन सा सही है? तो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, लर्न्स क्विकली एंड इजीली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए। नेक्स्ट है, लर्निंग डिजेबिलिटी, अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो जो अधिगम लर्निंग डिजेबिलिटी है क्या है? लर्निंग डिजेबिलिटी क्या होता है? एक चर अवस्था है। नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, इज अ वेरिएबल स्टेट। यानी इसका मतलब ये है कि लर्निंग डिजेबिलिटी एक चर अवस्था है, कि लर्निंग डिजेबिलिटी को सुधार किया जा सकता है, ये हमेशा के लिए नहीं है। यानी बहुत सारे लर्निंग डिजेबिलिटी जो है बच्चों में, उसको प्रयास से, काउंसलिंग के माध्यम से, या सही शिक्षण पद्धति का अपना करके, सही तरीका अपना करके, डॉक्टरी चिकित्सीय जो सहायता है ये दे करके हम लर्निंग डिजेबिलिटी को या बार बार अभ्यास करके उसको ठीक कर सकते हैं। अतः क्या एक चर अवस्था है ये। तो सही उत्तर होगा इसका नंबर सी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उसको पढ़ाने के लिए क्या करना है?
अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, अधिकतम बच्चों को कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग है, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो क्या बताया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे आपको जो दिया गया है बहुत सा राइट है। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना सही है, लेकिन आप अधिकतम बच्चे बताते हैं, सभी बच्चे क्यों नहीं है, सभी बच्चे चाहिए आपको। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, यानी विद्यार्थियों को सम्मिलित करें लेकिन क्या कर अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन, ये भी सही है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा जरूरी है, यानी ऑप्शन ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये सिर्फ गलत है। अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सेपरेट करके ग्रुप बनाएंगे। इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है नंबर सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, यानी जब क्या करेंगे बच्चे एक साथ अपने दोस्तों के साथ सहपाठियों के साथ घुल मिलकर जब अधिगम करेंगे तब सीखेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे और उसमें उसका मन भी लगा रहेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बहुत सारे जो MCQ किए हैं। ये जो वीडियो आपने देखा जो समावेशी शिक्षा के ऊपर आधारित था, ये आपका YouTube पर भी अवेलेबल है। और इसके आगे जो हम बहुत सारे अभी MCQ करेंगे, प्राय 60+ MCQ और है जो एडवांस लेवल के MCQ है, वो आपको मिलेगा हमारे ऐप जो काबिल एकेडमी के ऐप है उसके ऊपर आपको मिलेगा। इस MCQ के साथ साथ इसका जो नोट्स है, इसका जो PDF है वो भी आपको मुहैया कराया जाएगा हमारे काबिल एकेडमी के ऐप पर। इसके आगे यदि आप और भी चाहते हैं कि ये MCQ आप देखना चाहते हैं और जो एडवांस लेवल के MCQ जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो WB टेट है या अपर प्राइमरी या SLST है उसके लिए भी चाहिए, और उसके बाद जो आपका KVS है, PRT है, इस सब के लिए भी चाहिए। समावेशी शिक्षा हर जगह आपको चाहिए, हर जगह यहाँ पे आपको करना ही है। उसके लिए 5 नंबर आते हैं और उससे अधिक नंबर भी रह सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए आगे के जो MCQ है हमारे द्वारा कराएगा उसको यदि आप देखना चाहते हैं तो आप काबिल एकेडमी के ऐप पर जाएं और वहां से आप देख सकते हैं आराम से जो आगे के जो MCQ है, 60+ MCQ और है। इसके बाद और भी जो एडवांस लेवल के MCQ आएंगे जो समावेशी शिक्षा पर वो हम लाते रहेंगे, और भी बहुत सारा MCQ है, टेस्ट है, सारा चीज़ हमारा जो उपलब्ध है। कंप्लीट क्लास जो है वो आपको हमारे ऐप पर मिलेगा, काबिल एकेडमी का ऐप। आप जाएं वहाँ पे, हमारे चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपका हमारा ये सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। यदि कोई असुविधा हुई है, कहीं पे गलती हुई है तो आप जरूर कमेंट में बताएं कि क्या सुधार करना बाकी है। धन्यवाद।